नमस्ते, मैं हूं दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से और आज हम डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जी की बात करने से पहले सबसे पहले मेटल कहाँ से आते हैं, सोर्स ऑफ मेटल क्या है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ मेटल है अर्थ की क्रस्ट से हमें मिलते हैं। मतलब अगर हम अर्थ को खोदते रहें या फिर सी वाटर में हम देखें तो वहाँ से हमें मेटल मिलता है। पर क्या हमें वो मेटल की फॉर्म में ही मिलता है? क्या आप जब भी अर्थ की आप खोद रहे हो तो आपको वहाँ पे आयरन रखा हुआ मिलेगा या आपको वहाँ पे जिंक मिलेगा या कॉपर मिलेगा उनकी अभी जैसे वो एलिमेंट है उसी फॉर्म में? नहीं, तो आपको मिलता है मेटल की फॉर्म में नहीं मिलता है, वो आपको इम्प्यूरिटीज़ के साथ मिलता है। वो वो इम्प्यूरिटीज़ के साथ जब आप मेटल को देखते हो तो वो होता है ओर्स, है ना। तो अर्थ क्रस्ट में और सी वाटर में जब आपको मेटल मिलता है उन्हें कहते हैं ओर्स। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में मेटल मिलता है वो मिलता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। ये मेजर सोर्स है आपका मेटल को मिलने का, वो है अर्थ क्रस्ट। तो सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट, सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट मिलता है, जैसे आपके पास में हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, है ना। ये सारे सॉल्ट्स आपको सी वाटर में मिलेंगे। फिर आपके पास आता है कि अब मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है एंड हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो आपको नेचर से मिल रहे हैं सारे सब्सटेंस, है ना, अर्थ क्रस्ट में जो मिल रहे हैं सब्सटेंस जो नेचुरली अकर कर रहे हैं, है ना, सी वाटर में मिल रहे हैं, या उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। अब ओर्स क्या है? फिर ओर्स होते हैं ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो जिन ओर से मेटल्स निकाले जा सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करा जाएगा, उनको बोलेंगे ओर्स, है ना। तो ऐसे मिनरल जिनमें पॉसिबिलिटी है हमें ओर्स मेटल के मिलने की, उन्हें बोलेंगे ओर्स, है ना। तो मेटल फाउंड एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, देखो लीस्ट रिएक्टिव बोलेंगे उनको, जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज करी है पिछले लेक्चर में मेटल और नॉन मेटल के, ठीक है। जिन्होंने वो नहीं देखे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वो जाके वो पहले देख ले, ठीक है। उसमें हमने बात करी है रिएक्टिविटी सीरीज की। तो जो सबसे नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में उन्हें बोलते हैं लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, और वो ऑफन फाउंडेड फ्री स्टेट, मतलब जो सबसे नीचे आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में वो क्या होता है, वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मतलब वो क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो बहुत कम रिएक्टिव अगर वो होते हैं तो वो किसी और के साथ बॉन्डेड नहीं होंगे, है ना। ऑक्साइड्स के साथ, कार्बोनेट के साथ, सल्फाइड के साथ वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे और अपने प्योर फॉर्म में ही वो मिलेंगे। थोड़ा मिट्टी वगैरह के साथ मिलेंगे, वो हम पहले थोड़ी फ्रॉथ फिल्ट्रेशन या कुछ ऐसा करके वो निकाल लेंगे, साफ कर लेंगे। तो ये इनको बोलेंगे जो सबसे नीचे होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है, वो कौन होता है? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और कॉपर हो गया, ठीक है। ये हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर में। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ध्यान रखना कि ऐसे कौन से मेटल्स होते हैं जो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, और जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो बहुत सारे और गैसेस के साथ या कार्बोनेट्स के साथ वो क्या बॉन्ड नहीं बनाएंगे अपना, ठीक है। तो वो होंगे गोल्ड, कॉपर और सिल्वर। आगे चलते हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब आपको मालूम पड़ गया कि ओर्स है, ऐसे मिनरल होते हैं ओर्स जहाँ से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे कैसे, है ना, मेटल को निकालेंगे कैसे, एक्सट्रैक्शन करेंगे कैसे? तो हम 3 कैटेगरी में सबसे पहले मेटल्स को बांट लेते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं मोस्ट रिएक्टिव, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर ऊपर आता है ना वो होता है मोस्ट रिएक्टिव। जो मीडियम बीच में आता है वो होता है मीडियम रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे आता है वो होता है लीस्ट रिएक्टिव। तो इन सब का जो आपको एक्सट्रैक्शन होता है इन सारे के सारे मेटल्स का, वो हम अलग अलग तरीके से करते हैं। इनका डिफरेंट होता है, इनका डिफरेंट होता है, इनके लिए डिफरेंट स्टेप्स हम यूज़ करते हैं। तो 3 मेजर स्टेप है जो तीनों में होते हैं, वो कौन कौन से है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, सबसे पहले आप ओर्स की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे, है ना, कॉन्सेंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर, है ना। मतलब आप मोटी मोटी सफाई करोगे इन शॉर्ट, है ना। आप उसमें जो डस्ट लगी है, सॉइल लगी है, उन सबको निकालोगे पहले। फिर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल, है ना। जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उससे क्रूड मेटल बनाओगे। अब
फिर तीसरा होगा रिफाइन। अब जो ये क्रूड मेटल बना ये प्योर नहीं होगा, अभी भी इसमें इम्प्योरिटीज होगी, उसको रिफाइन करके हम इम्प्योर क्रूड मेटल से प्योर क्रूड मेटल बना देंगे लास्ट में। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं मेनली। अब देखेंगे इनकी अलग अलग रिएक्टिविटी की तरह से, जो हमने इनके स्टेप्स अलग अलग मैंने बताया, अलग अलग रिएक्टिविटी होने की वजह से अलग अलग स्टेप्स इनके लिए प्रोसीड करेंगे इनको एक्सट्रैक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले देखो और आपके पास है, सबसे पहला स्टेप होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हो जाएगी तब 3 तरीके से आप मेटल को बांटोगे। हाई रिएक्टिविटी का मेटल, मीडियम रिएक्टिविटी होना था यहाँ पे, मीडियम रिएक्टिविटी का मेटल, और ये होगा मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है, कम रिएक्टिविटी जिनकी होगी। तो इनके अलग अलग स्टेप्स हो गए। सो हाई रिएक्टिविटी के लिए सबसे पहले होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर्स, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे उनको, मोल्टन ओर्स में उनको डाल देंगे और फिर आपको मिलेगा लास्ट में प्योर मेटल। मीडियम रिएक्टिविटी में 2 तरीके के ओर हो सकता है, या तो कार्बोनेट हो सकता है या तो सल्फाइड हो सकता है, ठीक है। तो मेटल जो मीडियम है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो कार्बोनेट या तो सल्फाइड ओर। तो कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन होगा, अभी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। और अगर सल्फाइड ओर होगा तो रोस्टिंग का प्रोसेस होगा। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग अगर जब आप मेटल की करोगे, इन दोनों प्रोसेसेस से हमें मेटल ऑक्साइड के साथ मिलेगा, अभी खाली हमें मेटल नहीं मिल रहा, ठीक है। तो पहले कार्बोनेट ओर है उसको पहले कैल्सिनेशन करके मेटल ऑक्साइड में बनाएंगे, सल्फाइड ओर है उसको रोस्टिंग करके मेटल ऑक्साइड में बनाएंगे। अब ऑक्साइड मिल गया मेटल का, अब ऑक्सीजन को वहां से हटा देंगे और आपको खाली मिल जाएगा रिडक्शन ऑफ मेटल। मेटल को रिड्यूस कर दिया अब आपने, है ना, मेटल में ले आए आपने, अब उड़ा दिया ऑक्सीजन को वहां से। और जब मेटल आपके पास आ गया अब उसको प्योरीफाई करेंगे एट द एंड, ठीक है, और आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। लो रिएक्टिविटी में क्या होगा, खाली सल्फाइड ओर्स होंगे, रोस्टिंग होगा, सल्फाइड का हमेशा रोस्टिंग होता है, कार्बोनेट का हमेशा कैल्सिनेशन होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना कि कार्बोनेट ओर होंगे उनको हम मेटल ऑक्साइड में कैसे उनकी रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। और जो सल्फाइड ओर होंगे उनको उनकी रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड में कैसे चेंज करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, ठीक है। फिर रोस्टिंग करके मेटल ऑक्साइड मेटल मिलेगा और लास्ट में रिफाइनिंग करेंगे ना। तो ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे सारे मेटल्स में, चाहे तो हाई रिएक्टिविटी वाला हो, मीडियम रिएक्टिविटी वाला हो और लो रिएक्टिविटी वाले के लिए ये वाले स्टेप्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स की कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, है ना। तो सबसे पहले आपको जो बाहर से थोड़ी इम्प्योरिटीज है उनको हटाना है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, है ना, जैसे कि सॉइल हो गया, सैंड हो गया, स्टोन हो गया, है ना, सिलिकेट्स हो गया, ये सारी जितनी मोटी इम्प्योरिटीज होती है इनको आप रिमूव कर रहे हो तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स बढ़ा रहे हो, है ना। ओर्स अब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गए तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, इस प्रोसेस को। अब जो ये इम्प्योरिटीज होती है इनको क्या बोलता है, जो ये इम्प्योरिटी है क्या क्या, सॉइल, सैंड, स्टोन, सिलिकेट्स, इन सब को हम क्या बोलते हैं, इन सब को हम बोलते हैं गैंग, ठीक है। तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, इन इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं गैंग, जो मेटल में ये सारी इम्प्योरिटीज है, ठीक है। और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है उसको एनरिचमेंट ऑफ ओर्स भी बोलते हैं ना, जैसा कि हमने अभी स्टेप में डिस्कस किया था, कॉन्सेंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर, है ना। इनके लिए प्रोसेसेस क्या क्या होती है, ये एग्जांपल है, आप कैसे कैसे इसको कर सकते हो प्रोसीड, कैसे एनरिचमेंट बढ़ा सकते हो। सबसे पहला स्टेप है ग्रेविटी सेपरेशन का, दूसरा स्टेप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का, तीसरा है जो वो है फ्रोथ फ्लोटेशन का, ठीक है। तो सबसे पहला देखो ग्रेविटी कैसे होगा। देखो जो आपके पास में ये सेपरेटेड ओर है, यहाँ पे जो तो इम्प्योरिटीज होगी, गैंग होगी, वो वाटर के फ्लो के साथ, वाटर के करंट के साथ, यहाँ से पानी गिरा रहे हैं वाटर के करंट के साथ वो तो चली जाएगी, यहाँ से आप ओर्स गिरा रहे हो पार्टिकल के साथ, ओर्स बीच बीच में रुक जाएंगे क्योंकि हैवी होंगे ना, ये मास इनका ज़्यादा होगा, जो इम्प्योरिटीज होगी वो जाके बह जाएगी और सेपरेट आउट हो जाएगी, ओर्स सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सेपरेशन है उसमें ऐसा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में, सॉरी ये वाला होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में, ये होगा फ्रोथ फ्लोटेशन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में कैसे होता है, यहाँ से पाउडर्ड ओर आ रहा है ना, इम्प्योरिटीज के साथ आ रहा है,
पाउडर्ड ओर यहाँ से दिख रहा होगा आपको, है ना। अब जो मेटल होता है ना, वो मेटल में क्या होता है, वो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है ना मेटल्स हमेशा, है ना। मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो मैग्नेट की तरफ पे ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है। तो मेटल एक तरफ आ जाएंगे, ये मेटल एक तरफ आ जाएंगे, और जो नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज होती है वो एक तरफ आ जाएगी, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ से एक्सट्रैक्शन हो गया। तीसरी तरीके का होता है फ्रोथ फ्लोटेशन, है ना। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, ये बड़ी तेज चलता है, ठीक है, ये घूमता है बड़ी तेज, यहाँ से एयर सप्लाई होता है और ये घूमता है, फ्रोथ फ्लोटेशन होता है। इस तरह से जो भारी भारी चीज़ें हैं वो नीचे रह जाती है ना, और यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड लॉन्डर जो भी आपका आ जाता है वो साइड आ जाता है, ठीक है। फ्रोथ के साथ वो इम्प्योरिटीज साइड में आ जाती है और मेटल जो है वो सेटल डाउन कर जाता है। तो इस तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब आप भारी भारी इम्प्योरिटीज़ को इस तरह से हटा सकते हो। अब एक बार ओर आपका कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा कॉन्सेंट्रेटेड ओर को क्रूड मेटल में बदलना, है ना, क्रूड मेटल में बदलना। तो ये जैसे सबसे पहले हम देखेंगे क्रूड मेटल में कैसे बदल सकते हैं। जिंक को देखोगे, है ना, जिंक को देखोगे, जो जिंक ओर है, तो इसको अब ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब आप, है ना, इसकी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो, क्रूड मेटल बना रहे हो। क्यों हम ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट करते हैं, क्यों हम मेटल को जो भी जिस फॉर्म में हमें मिल रहा है, मान लो हमें जिंक सल्फाइड मिल रहा है या तो जिंक कार्बोनेट मिल रहा है, कोई भी इनमें से मिल रहा है, क्यों हम उसको सीधा जिंक नहीं बना देते, जिंक ऑक्साइड क्यों बना रहे हैं पहले, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से जिंक बनाना ईजी है, पर जिंक कार्बोनेट से या जिंक सल्फेट से, मतलब उनकी इम्प्योरिटीज के साथ, जैसे जिंक सल्फाइड या जिंक कार्बोनेट से जिंक बनाना, सीधा जिंक बनाना बहुत मुश्किल है ना, उसके लिए बहुत एनर्जी, बहुत सेटअप, बहुत सब कुछ चाहिए। पर अगर आप जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड बना रहे हो और जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड बना रहे हो और फिर जिंक ऑक्साइड से जिंक निकाल रहे हो, लास्ट में मेटल निकाल रहे हो, तो ये वाला प्रोसेस इजी है, लंबा है पर इजी प्रोसेस है ये, है ना। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये इजी प्रोसेस होगा यहाँ से। तो इसीलिए कन्वर्जन, अब मेटल और जो है उसको मेटल ऑक्साइड में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, है ना, मेटल ओर को। तो ये इजी है, देखो यही बोला है, मेटल, इट इज़ इजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, उनके ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी है, आसान होता है। तो इसीलिए जो सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में हमें मेटल मिलेंगे उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड्स में, ठीक है, हमेशा मेटल ऑक्साइड में। या तो आप करोगे कैल्सिनेशन या आप करोगे रोस्टिंग का प्रोसेस, या तो रोस्टिंग का प्रोसेस या तो कैल्सिनेशन का प्रोसेस। तो सबसे पहला है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, तो हीटिंग ऑफ मेटल सल्फाइड, मैंने बताया आपको, मेटल सल्फाइड को रोस्टिंग से कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में, और मेटल कार्बोनेट को कैल्सिनेशन से कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में। तो रोस्टिंग में सबसे पहले आप हीट करोगे सल्फाइड ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, उपस्थिति में आप उसको जब गर्म कर रहे हो, है ना, खुली हवा में आप उसको गर्म कर रहे हो, बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑफ कोर्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड्स में, इज नोन एज रोस्टिंग, उसी को बोलते हैं रोस्टिंग। जैसे हमने लिया है जिंक सल्फाइड, है ना, जिंक सल्फाइड लिया है, इसके ओर को देखो, अब आपको ओर के नाम भी मालूम होने चाहिए। जिंक सल्फाइड जो है उसे बोलते हैं जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, और इसे बोलते हैं स्फेलेराइट, ये है ना, जिंक सल्फाइड या स्फेलेराइट या जिंक ब्लेंड आप इसको बोल सकते हो। तो इस तरह से जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में आपने हीट किया तो ZnO बन गया और SO2 रिलीज हो गई, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगी हमेशा रोस्टिंग में, क्योंकि सल्फर ओर को कर रहे हो ना हीट, तो सल्फर डाइऑक्साइड ही तो निकलेगी। दूसरी चीज़ है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होगा, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर, अभी बताया कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को हीट करते हो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में या लिमिटेड सप्लाई में, है ना, बहुत कम।
तो बहुत कम सप्लाई में, या तो बिल्कुल ऑक्सीजन जहाँ पे एब्सेंट हो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ZnCO3 ये दिया है, ZnCO3 को हमने कोई ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं रखा है, बस हीट किया है आगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये ZnO अलग आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कैल्सिनेशन में CO2 निकलता है और जो आपका रोस्टिंग होता है उसमें SO2 निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। फिर आता है तीसरा स्टेप, रिडक्शन। अब जो आपके पास मेटल ऑक्साइड बने हैं, मेटल ऑक्साइड जितने भी बने हैं आपके पास में, अब आपने या तो कैल्सिनेशन किया या आपने रोस्टिंग किया, आपने रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड में मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फेट को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, थोड़ी मोटी मोटी इम्प्यूरिटीज निकाली, फ्रोथ फ्लोटेशन करके या ग्रेविटी सेपरेशन करके या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन करके, ठीक है। फिर हमने उसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड मेटल निकला उसको हमने क्या किया, उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, या तो हमने रोस्टिंग किया या कैल्सिनेशन किया। अब जो हमारे पास मेटल बना है, मेटल ऑक्साइड बना है, उसको रिड्यूस करना है मेटल में, रिडक्शन करना है उसका। तो एक एक सब देखेंगे आराम से। पहले सबसे पहले देखेंगे लीस्ट रिएक्टिविटी वाले जो सबसे नीचे नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो कैसे, मर्क्यूरी हो गया, कॉपर हो गया, तो ये लीस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में आता है लास्ट में, ठीक है। ये क्या किस फॉर्म में मिलते हैं हमें, सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलते हैं, मतलब इनके साथ सल्फर चिपका हुआ होता है इस तरह से। मरकरी के साथ सल्फर यहाँ पे लगा हुआ है, कॉपर के साथ सल्फर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये सल्फर की फॉर्म में हमें मिलते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में। इनके नाम मालूम होने चाहिए। जैसे ये मरकरी का ओर है, मरकरी ओर, इसको क्या बोलते हैं, जिसमें सल्फर लगा होता है, HgS। क्या बोलते हैं इसको, सिने बार, ठीक है, इसको बोलता है सिने बार। ओर्स के नाम याद होने चाहिए, मरकरी का ओर सिने बार होता है, और कॉपर ग्लांस होगा, कॉपर का ओर, कॉपर सल्फाइड है, Cu2S, है ना, ये कॉपर सल्फाइड है, इसको बोलते हैं कॉपर ग्लांस, ठीक है, कॉपर ग्लांस इसको बोला जाता है। अब रिएक्शन में क्या कराएंगे हम, सबसे पहले आपने लिया मरकरी सल्फेट, मतलब आपने बोला सिनेबार, सिनेबार सबसे पहले लिया, क्योंकि S लगा हुआ है तो मतलब सल्फर लगा हुआ है। जब भी सल्फर लगा रहता है, सल्फेट और होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। ये HgO बना के दे रहा है और S के साथ O2 बाहर निकाल रहा है। अब जो ये HgO बना, इतना तो हमने पीछे भी कर दिया था, है ना। अब ये पर जो आपके पास ऑक्साइड्स बना, मेटल ऑक्साइड, इसको क्या करोगे, फिर से Hg के साथ इसको हीट किया, फिर से हीट करते गए इसको, HgO को, Hg अलग हो गया और ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज हो गई, और ये आपके पास बन गया मेटल मर्क्यूरी। अभी भी ये प्योर नहीं है, प्योर के लिए हम रिफाइनिंग करेंगे लास्ट में, पर हमने क्रूड मेटल से ये बना दिया, वापस मेटल बना दिया, है ना। Cu2S है, सल्फेट और फिर से है, सल्फेट और है, तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करोगे, Cu2 ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल आएगा। अब ये जो बना है आपके साथ, यहाँ कॉपर ऑक्साइड को यहाँ पे रख दो और इसको कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा दो, कॉपर सल्फेट के साथ, तो फिर से ये कॉपर अब आपको दे देगा, यहाँ पे भी मेटल अलग हो गया, मेटल अलग हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, तो हमने मेटल ऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करके मेटल बना लिया, मेटल ऑक्साइड से मेटल बना लिया है। ये किस में हमने डिस्कस किया, लीस्ट रिएक्टिविटी में। अब देखेंगे दूसरा, जो मिडल रिएक्टिविटी वाले आते हैं, मिडल रिएक्टिविटी वाले जैसे कि जिंक हो गया आपके पास में, या फिर आपके पास हो गया जिंक, तो जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया था उसका जो इमेज बनाई थी वहाँ पे, और ये वाला दूसरा जो है ये है आयरन, ये होता है मिडल रिएक्टिविटी में आता है आपके पास में, आयरन, जिंक और लेड। तो जिंक वो था, है ना, जो पीछे अभी एक बार फिर देख लो, ये है ना, जिंक ब्लेंड है, ये जिंक का ओर है, और ये जो आएगा ये होगा आयरन का, जिसका नाम है हेमेटाइट। याद रखना है, आयरन का ओर, है ना, आयरन का ओर क्या होगा, हेमेटाइट। तो
और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ये होता है ना। आयरन जो है वो हेमेटाइट की ओर की फॉर्म में रहता है और ये रहता है इस फॉर्मूला से Fe2O3। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे आपके पास जिंक सल्फेट है, इसको ऑक्सीजन, अब सल्फेट ही है ना तो ऑक्सीजन के साथ हीट कर दो, सल्फेट है ऑक्सीजन के साथ हीट किया, ZnO बना, SO2 रिलीज हो गया। अब जो या तो ये सल्फेट है या कार्बोनेट की फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों फॉर्म में हो सकता है, सल्फेट एज वेल एज कार्बोनेट। तो कार्बोनेट की फॉर्म में है तो इसको खाली एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट कर दो, ऑक्सीजन के साथ नहीं किया इस बार, और कार्बोनेट और रिड्यूस हो जाएगा, CO2 रिलीज करेगा और ZnO बना देगा। अब जो दोनों में ये ZnO बना, दोनों से बना सकते हो आप, ZnS को ZnO में कन्वर्ट करोगे रोस्टिंग करके, ZnCO3 को ZnO में कन्वर्ट करोगे कैल्सिनेशन करके। इन दोनों से आपको एक ही प्रोडक्ट मिला ZnO। अब जो दोनों से प्रोडक्ट मिला ZnO, उसको आपने कार्बन के साथ हीट कर दिया और कार्बन के साथ हीट करके ZnO को इसने अपने साथ ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकाल दिया और Zn आपको मिल गया मेटल फॉर्म में। ठीक है, मेटल फॉर्म में। अगला देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। जो आयरन का ओर है वो हेमेटाइट है, हेमेटाइट को हम एक्सट्रैक्ट, जो आयरन है उसको हम हेमेटाइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, Fe2O3। तो हेमेटाइट को ले लो Fe2O3 और कार्बन के साथ हीट कर दो इसको, है ना, क्योंकि पहले ही ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, ना सल्फर है ना कार्बोनेट है, इसको ऑक्साइड की फॉर्म में तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, पहले ही ऑक्साइड की फॉर्म में, कार्बोनेट के साथ इसको रिएक्ट करवा दो, ये CO2 बाहर निकल जाएगा और Fe आपको मेटल दे देगा, तो ये आपको मेटल मिल गया इस फॉर्म में। तो ये हुआ मिडल रिएक्टिविटी। फिर आता है जिनकी हाई रिएक्टिविटी है, जो सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं, है ना, जो सीरीज में सबसे ऊपर आता है, कौन आता है? एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, मैंगनीज, ये सब हो गया। तो मेटल ऑक्साइड आर हीटेड विद एल्यूमिनियम, है ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम क्या करते हैं, जो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं ना, उनकी ऑक्साइड्स को हम एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं। जैसे ये मैंगनीज आपने ऑक्साइड ले लिया, है ना, मैंगनीज ऑक्साइड ले लिया, इसको एल्यूमिनियम के साथ आपने हीट किया, एल्यूमिनियम के साथ हीट करेंगे तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा अलग से, और ये बन गया आपके पास मेटल बन गया। और बहुत सारा हीट रिलीज होता है इस प्रोसेस में। जो हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं वो जब उनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, मतलब उसको हम उनके मेटल में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को रिडक्शन करते हैं, तो एक बहुत बड़ा एनर्जी जो है वो हमें मिलता है। और इस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं बहुत अच्छे से थर्माइट रिएक्शन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थर्माइट रिएक्शन। क्या होती है? थर्माइट रिएक्शन होती है जब हम फेरिक ऑक्साइड को, आयरन और एल्यूमिनियम के बीच में होती है ये, है ना, थर्माइट रिएक्शन आयरन और एल्यूमिनियम के बीच में होती है, किसी और मेटल के बीच में नहीं होती, है ना। बाकी मेटल के साथ एल्यूमिनियम जुड़ के एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो दे देगा और हीट भी रिलीज कर देगा, पर जो हमने स्पेसिफिक नाम दिया है थर्माइट रिएक्शन, वो हमने आयरन और एल्यूमिनियम के बीच वाली रिएक्शन को बोला है। तो जो फेरिक ऑक्साइड है आपके पास में, फेरिक ऑक्साइड क्या, जो अभी हमने देखा Fe2O3 मतलब हेमेटाइट, इसको हम जब हीट करेंगे, इसको हमने अगर इसके रिस्पेक्टिव आयरन बनाना है, इसे आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम इसको एल्यूमिनियम के साथ हीट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के साथ इसको हीट कर दिया, ये आपको क्या दे देगा? Fe अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और साथ में निकलेगा बहुत सारा हीट, है ना, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये इसमें हीट क्योंकि बहुत सारा प्रोड्यूस हो रहा है तभी थर्माइट बोला। थर्मो का मतलब ही गर्मी होता है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा मतलब। तो इसका यूज़ हम वेल्डिंग में करते हैं, है ना। वेल्डिंग में जो आप क्या करते हो, जो ग्रिल्स को जोड़ते हो एक तरह से, और जो रेलवे ट्रैक्स में उनको पटरियों को एक दूसरे से जोड़ते हो ना, वो एल्यूमिनियम और आयरन को तुम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, हेमेटाइट और उसको एल्यूमिनियम को, और वो क्या करता है, वो एक दूसरे से रिएक्ट करके बहुत सारी एनर्जी निकालता है, और जिस एनर्जी से वो भी पिघल जाता है बल्कि, और तुम यूज़ करते हैं उसको आयरन, इसको कनेक्ट करने के लिए, आयरन जॉइंट्स को चिपकाने के लिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? थर्माइट वेल्डिंग में बोला जाता है, क्योंकि थर्माइट रिएक्शन से ये वेल्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये थे बस हम जो क्या कर रहे हैं,
मेटल ऑक्साइड्स को हम उनके रिस्पेक्टिव मेटल में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हाई रिएक्टिविटी वाले देखोगे अगर फिर से, तो कैसे है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, है ना, इनको करते हैं। अच्छा, ये वाला जो था ये मिडल रिएक्टिविटी वाला था, पर मैंगनीज क्योंकि मिडल में आता है तो ये मिडल रिएक्टिविटी वाला था, पर मिडल रिएक्टिविटी के साथ ये रिएक्शन होता है थर्माइट वाला। अब आता है आपके पास में हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाला। तो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये सारे हो गए, इनको एक्सट्रैक्ट करा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का पास करवा के आप रिड्यूस करोगे, है ना, मेटल को। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करेंगे थ्रू द मोल्टन स्टेट ऑफ मेटल, है ना, मेटल ओर को मोल्टन स्टेट में रखेंगे, मतलब पानी में या NaCl में उसको कहीं तो डिप करके मोल्टन स्टेट में रखेंगे और उसके थ्रू हम करंट को पास करेंगे। तो मेटल को हम पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, इज डिपॉजिटेड ओवर कैथोड। कैथोड जो है पॉजिटिव चार्ज की है, कैथोड है पॉजिटिव चार्ज की, ये कैथोड पे मेटल सारे इकट्ठा हो जाएंगे। मेटल डिपॉजिटेड ओवर, ये बोला है मेटल बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड इज डिपॉजिटेड ओवर कैथोड, है ना, क्योंकि मेटल जो होगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो कैथोड के ऊपर आपका डिपॉजिट हो जाएगा सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। जैसे हम देखते हैं सोडियम आयन आपके पास में Na पॉजिटिव है, तो मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज का होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और Na बन जाएगा, है ना। यहाँ पे क्लोराइड आयन है, ये वाला नेगेटिव होता है आपके पास क्लोरीन, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे इसमें और ये क्लोरीन बना देगा, और लास्ट में जो रिएक्शन होगा वो होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और ये बना देगा NaCl, ठीक है। ये बीच में जो बॉन्डिंग होगी ये होगी आयनिक बॉन्डिंग। इसको हम अच्छे से समझेंगे आगे डायग्राम के साथ, ठीक है। तो अब रिफाइनिंग कर रहे हैं ना, पूरी रिफाइनिंग में ऐसा होगा कि आपने कैथोड रखा है ये पॉजिटिव चार्ज का और एनोड रखा है नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। और इसमें क्या रखा हुआ है, आपने रिफाइनिंग कर रहे हो। अब जो आपने मेटल निकाला ना, मेटल ऑक्साइड से मेटल निकाला, उस मेटल को क्या कर रहे हैं आप, प्योर फॉर्म में निकाल रहे हैं, है ना। मेटल अभी निकला आपके पास पर वो इम्प्योर है, उसमें अभी भी काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होगी जुड़ी हुई, अंदर रिएक्शंस बॉन्ड होंगे कहीं पे, तो उसको आप क्या करोगे, बहुत सारे मेथड है अलग अलग जिनसे हम वो इम्प्योरिटीज़ को निकाल सकते हैं। अब वो क्या होंगे, रिफाइन करना उनको इम्पॉर्टेंट है, तो उनको हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, उसको मेटल को उसके मोल्टन स्टेट में रख के करंट पास करते हैं, और जो मेटल होगा, देखो मेटल क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा एनोड की तरफ, और यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होगी ये सारी कैथोड की तरफ आ जाएगी। इम्प्योरिटीज जो होगी कैथोड की तरफ इकट्ठा हो जाएगी, एनोड मड भी इसको बोला, और ये आ जाएगा खुद कैथोड पे, एनोड पे आ जाएगा। तो प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर द स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द लंप ऑफ इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल से के लंप से प्योर मेटल निकल के आके एनोड के पास इकट्ठा हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये था आपके पास में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। फिर एक्सट्रैक्शन, इसमें आपका फिर से थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन देखेंगे। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये मिलके आपको Na दे रहा है एनोड कैथोड पे, और एनोड पे क्या हो रहा है Cl2, और ये Cl2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 नेगेटिव आयन था, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। तो बस आज का इतना ही था। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे रिलेटेड वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है आपका, कोरोजन और ऑक्सीडेशन, उसमें हम पढ़ेंगे एलॉय और पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद।